हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर फ्रेंड्स, मई 2025 एग्जाम्स के लिए आईसीएआई ने आपका आरटीपी इशू कर दिया है सी इंटर के लिए। इस वाले वीडियो में हम आपके साथ सी इंटर इनकम टैक्स का आरटीपी जो है वो उसका हम आपके साथ कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आरटीपी में ना कहीं कहीं पे कुछ कुछ प्रिंटिंग इश्यूज हैं, हो सकता है कि इंस्टीट्यूट बाद में इन इश्यूज को रिवाइज कर दे, पर हम आपके साथ जो एनालिसिस वी विल डू, हम आपके साथ प्रॉपर तरीके से इसका एनालिसिस इस आरटीपी का करेंगे। अच्छा, आपको पता है साहब, मई 2025 एग्जाम्स के लिए आपके लिए जो असेसमेंट ईयर अप्लाई करेगा वो करेगा 2025-26, और जो प्रीवियस ईयर अप्लाई करेगा वो करेगा 24-25, और आपके लिए जो बजट लगेगा वो लगेगा 2024। और चूंकि आपके एग्जाम्स मई में है तो आपके लिए जो अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होंगे वो होंगे 31 अक्टूबर 2024 तक। तो अगर आप देखेंगे साहब, मतलब 31 अक्टूबर 30 सितंबर 2000, हाँ हाँ वही वही मैं कह रहा हूँ। तो मतलब 31 अक्टूबर 2024, मतलब एग्जाम के 6 महीने पहले, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। चले तो फिर स्टार्ट करते हैं आरटीपी का डिटेल्ड एनालिसिस। आगे बढ़ने से पहले साहब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके साथ सीए इंटर और चाहे सीए फाइनल, इसका कंप्लीट जो आपका टैक्स है, सी इंटर के लिए इनकम टैक्स प्लस जीएसटी, और सीए फाइनल के लिए आपका डायरेक्ट टैक्स, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आपको टैक्स के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। सो डू सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को जरूर से लाइक करें, और हमारा सीए इंटर का टेलीग्राम चैनल भी जरूर से ज्वाइन कर लें। इसका लिंक जो है इस वीडियो के साथ आपको दिया रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम आपके साथ रेलेवेंट चीजें शेयर करते रहते हैं, कोई भी अननेसेसरी चीजें शेयर नहीं करते। चलें फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केस सिनारियो 1, मिस्टर राज एज्ड 38 इयर्स एंड इंडियन सिटीजन इज कैरिंग ऑन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इन कनाडा। डियर फ्रेंड्स, एमसीक्यूज को, केस सिनारियो एमसीक्यूज को करने का जो सबसे अच्छा जो वे होता है वो होता है कि एक बार आप इसकी रिक्वायरमेंट को पढ़ें, और रिक्वायरमेंट को पढ़ के उसके बाद फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन कौन सा डेटा एमसीक्यू के केस से मतलब पिकअप करना है। तो सबसे पहला जो सवाल इन्होंने पूछा, व्हाट इज द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर राज। मिस्टर राज का रेजिडेंशियल स्टेटस बताएं। तो हमें यहाँ पे मिस्टर राज के रेजिडेंशियल स्टेटस के डेटा को पिकअप करना है। डियर फ्रेंड्स, आपको पता है किसी भी पर्सन को हम रेजिडेंट इन इंडिया कह सकते हैं यदि वो दो में से कोई एक कंडीशन फुलफिल कर दे। पहली कंडीशन क्या होती है कि आप जिस रेलेवेंट प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं, हमारे केस में प्रीवियस ईयर 24-25, अगर आप 182 डेज या इससे ज्यादा इंडिया में रहें, और या फिर आप इंडिया में रहते हैं इन द प्रीवियस ईयर 24-25 फॉर 60 डेज और मोर प्लस 365 डेज और मोर इन द प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर, ये बात भी आपको पता है। अच्छा, तो अब हमें ये देखना है कि मिस्टर राज इंडिया में कितने कितने समय से रह रहे हैं और कितने कितने दिन रह रहे हैं। अगर आप देखेंगे साहब, तो ही वाज इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 2021-22, मतलब 2021-22 में ये पहली बार इंडिया आए थे। 2021-22 के पहले ये कभी भी इंडिया नहीं आए थे। 2021-22 में ये जो इंडिया आए थे, ये आए थे 190 डेज के लिए। अच्छा, 21-22 में 190, 22-23 में 145, और 23-24 में 155। तो हमने ये सारा का सारा डेटा यहाँ पे पिकअप कर लिया। 190, 145, 155, और 24-25 में कितने दिनों तक इंडिया में रहे हैं। तो अगर आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे तो मेरे साथ साथ देखेंगे, afterwards he decided to close his business in Canada and shift permanently in India, so he came to India on 1/11/2024। तो इसका मतलब 1/11/2024 को ये इंडिया परमानेंटली आ गए, और यहाँ पे आके इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया मुंबई में। अच्छा, तो इसका मतलब 1/11/24 से ऑनवर्ड्स ये इंडिया में है। तो इसका मतलब ये इंडिया में प्रीवियस ईयर 24-25 में कितने दिनों के लिए है साहब, नवंबर 30 दिन, दिसंबर 31 दिन, जनवरी फरवरी और मार्च। तो ये 151 डेज के लिए प्रीवियस ईयर 24-25 में इंडिया में है। अच्छा, डिफरेंस, मिस्टर राज इंडिया आ रहे हैं नॉट फॉर अ विजिट बट फॉर द परमानेंट सेटलमेंट। ठीक बात है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल कर दी। पहली कंडीशन इन्होंने फुलफिल नहीं की 182 डेज या फिर मोर। सेकेंड कंडीशन इन्होंने फुलफिल कर दी जिसमें ये इंडिया में है 60 डेज और मोर इन दी प्रीवियस ईयर 24-25, एंड 365 डेज और मोर इन द प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर। इसलिए इस बेसिस पे हम इनको इंडिया में क्या कह सकते हैं, रेसिडेंट, एंड मतलब हम इनको कह सकते हैं रेसिडेंट। अच्छा, अब सवाल बनता है कि आरओआर होंगे या फिर एनओआर होंगे। अच्छा, तो साहब ये एनओआर हो जाएंगे यदि ये दो में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल कर दें। पहली कंडीशन क्या है कि इनको एनआर रहना पड़ेगा इन 9 आउट ऑफ द 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, या फिर सेकंड कंडीशन है कि ये 729 डेज या फिर लेस इंडिया में रहे इन द 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। तो अगर आप देखेंगे साहब, तो ये इंडिया में पहली बार आए थे
21-22 को, इसके पहले इंडिया नहीं आए थे, तो इसका मतलब 23-24 मतलब 21-22, 22-23 और 23-24 मिला की जो इंडिया में रहे हैं, ये सिर्फ 490 डेज इंडिया में रहे हैं। 155 प्लस 145 प्लस 190, इनका जो सम टोटल होता है साहब, ये होता है 490 डेज। सो ही वाज इन इंडिया ओनली फॉर 490 डेज इन द प्रीसीडिंग 7 प्रीवियस ईयर। बट सर प्रीसीडिंग 7 का तो यहाँ पे हो ही नहीं रहा, यहाँ पे तो हम सिर्फ और सिर्फ प्रीसीडिंग 3 प्रीवियस ईयर को कंसिडर कर रहे हैं डियर। इसके पहले ये इंडिया आए ही नहीं। अच्छा, इसके पहले मतलब प्रीवियस ईयर 21-22 के पहले ये इंडिया आई ही नहीं, तो फिर आप बाकी ईयर्स को तो आप कंसिडर कर नहीं सकते। तो इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं प्रीवियस ईयर 20-21 में मतलब 0, प्रीवियस ईयर 19-20 में मतलब 0, तो इस तरीके से भी आप मतलब कंसिडर कर सकते हैं। तो इसका मतलब मुद्दे वाली बात यह है कि जो प्रीसीडिंग 7 प्रीवियस ईयर्स में जो मिस्टर राज इंडिया में है वो सिर्फ और सिर्फ 490 डेज के लिए है। तो उन्होंने ये वाली कंडीशन फुलफिल कर दी कि 729 days or less or in India in the preceding 7 previous year. Hence, Mr. Raj is said to be resident but not ordinarily resident. Resident but not ordinarily resident. अच्छा, हमारे पहले एमसीक्यू का सही आंसर क्या होना चाहिए? रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब साहब मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एज पर सेक्शन 5 स्कोप ऑफ टोटल इनकम इन केस ऑफ एनओआर, इन केस ऑफ एनओआर, एनओआर की कौन कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है? अच्छा, इनकम विच इज received in India, deemed to be received in India, income which occur arises in India, income which is deemed to occur arise in India. अच्छा, income which occur arises outside India but from a business controlled in or profession set up in India. ठीक बात है। अच्छा, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर राज ऑन द सेल ऑफ डिबेंचर। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कुछ डिबेंचर सेल किए हैं, तो उस पर कितना कैप गेन चार्जेबल होगा। अच्छा, तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें डिबेंचर का, ही हैज परचेज 10,009% डिबेंचर्स ऑफ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड इन अगस्त 2020 फॉर 150 जिसकी फेस वैल्यू थी 100। ही सोल्ड 2,500 डिबेंचर्स इन अप्रैल 2024 एंड 175 अच्छा एट द रेट 175 ईच एंड रिमेनिंग 7,500 डिबेंचर इन अगस्त 2024 फॉर 155 ईच। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज ड्यू ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर एवरी ईयर। डियर फ्रेंड्स, अनलिस्टेड डिबेंचर्स का कैप गेन ट्रीटमेंट क्या होता है? अगर आप अनलिस्टेड डिबेंचर्स को सेल या ट्रांसफर करते हैं तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है? अगर आपने इसको ट्रांसफर किया है बिफोर 23 जुलाई 2024 उसका ट्रीटमेंट अलग है। अगर वो अनलिस्टेड डिबेंचर ट्रांसफर होते हैं, मेच्योर होते हैं या फिर रिडीम होते हैं ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 उसका ट्रीटमेंट अलग है। अच्छा, अगर आप किसी भी अनलिस्टेड डिबेंचर्स या बॉन्ड वगैरह को सेल करते हैं उस पर साहब इंडेक्सेशन आपको नहीं मिलता एक्सेप्ट सर्टेन स्पेसिफाइड बॉन्ड, जो कि ये बॉन्ड नहीं है। अच्छा, तो साहब इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा? अगर आपने इसको ट्रांसफर किया है बिफोर 23 जुलाई 2024 तो लॉन्ग टर्म के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग होती है साहब मोर देन 36 मंथ। ठीक बात है, फॉर लॉन्ग टर्म इंडेक्सेशन तो ऐसे भी नहीं मिलता। और अगर ये लॉन्ग टर्म है तो फिर टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ 20% अंडर सेक्शन 112 LTCG। और अगर मान लीजिए कि ये शॉर्ट टर्म है तो फिर इसमें लगेगा आपका नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स, मतलब स्लैब रेट ऑफ टैक्स, जो आपका नॉर्मल रेट। अच्छा, पर अगर ये डिबेंचर जो अनलिस्टेड हैं वो ट्रांसफर होते हैं, मेच्योर होते हैं या फिर रिडीम होते हैं ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 तो साहब एज पर सेक्शन 50AA ये जो हम कह सकते हैं कि मतलब डिबेंचर्स होंगे ये हमेशा शॉर्ट टर्म होंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड ऑफ होल्डिंग। ठीक बात है। तो अगर कोई अनलिस्टेड डिबेंचर ट्रांसफर होता है, मेच्योर होता है या फिर रिडीम होता है ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 तो ये हमेशा शॉर्ट टर्म इन नेचर होगा। तो जो भी कैप गेन आएगा वो हमेशा शॉर्ट टर्म होगा एज पर सेक्शन 50AA। इंडेक्सेशन बेनिफिट तो मतलब इंडेक्सेशन बेनिफिट तो ऐसे भी नहीं मिलता था चाहे वो लॉन्ग टर्म ही हो। अब तो ये शॉर्ट टर्म हो गया तो फिर इंडेक्सेशन किस बात का? पर हाँ, तो चूंकि अब ये शॉर्ट टर्म है तो फिर 112 तो इसमें लगेगा नहीं, तो फिर जो शॉर्ट टर्म कैप गेन होगा वो नॉर्मल रेट पे टैक्स होगा। आई होप आपको बात समझ आ रही है। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा, इन्होंने साहब 10,000 डिबेंचर्स परचेज किए थे, 10,000 डिबेंचर्स परचेज किए थे जो कि इन्होंने अगस्त 2020 में परचेज किए थे। तो उन 10,000 डिबेंचर्स में से इन्होंने 2,500 डिबेंचर सेल किए हैं साहब अप्रैल 2024 में। तो आप देख सकते हैं अगस्त 2020 से लेके अप्रैल 2024 मतलब पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 मंथ से अधिक है, मतलब लॉन्ग टर्म। तो जो डिबेंचर्स आपने अप्रैल 2024 में सेल किए थे, ध्यान दीजिएगा 2,500 यूनिट आपने अप्रैल 2024 में सेल किए थे, इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है? लॉन्ग टर्म। अच्छा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सर 2,500 डिबेंचर्स मैंने 175 रुपए में सेल किए थे, मतलब 4,35,000 मतलब 4,37,500 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। 100 रुपए की फेस वैल्यू है, आपने 150 रुपए का खरीदा तो आपके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 150 रुपए। तो 2,500 इंटू 150 बोले तो 3,75,000। तो आपका LTCG कितना आएगा? 62,500।
जो डिवेंचर्स आपने अप्रैल 2024 में सेल किया उसको सेल करके एलटीसीजी कितना आएगा 62,500। और चूंकि साहब ट्रांसफर 23 जुलाई 2024 के पहले हुई है, इसलिए सेक्शन 112 के हिसाब से ये जो एलटीसीजी होगा ये 20% विद इंडेक्सेशन वेयर एवर अवेलेबल टैक्सेबल होगा। पर सर ये डिवेंचर्स में तो इंडेक्सेशन है ही नहीं, तो अगर नहीं है तो 62,500 को 20% पे टैक्स कर दो। आई होप आपको बात समझ आ रही है। अच्छा, बट सर हमने ना अपने 7,500 डिवेंचर भी सेल कर दिए। कब सेल किए, बहुत ध्यान से, अगस्त 2024 में 155 रुपए। तो चूंकि आपने ट्रांसफर किया है इसको 23 जुलाई 2024 या इसके बाद, इसलिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड ऑफ होल्डिंग जो आपका कैप गेन रहेगा वो हमेशा शॉर्ट टर्म रहेगा। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा 7,500 डिवेंचर्स आपने सेल किया 155 रुपए पे, ये बनता है 11,62,500, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 11,25, मतलब 7,500 इंटू 150, तो आपका शॉर्ट टर्म कैप गेन आएगा डियर 33,500। सर ये क्या बात कर रहे हो, सेम डिवेंचर सेल करके यहाँ लॉन्ग टर्म निकल के यहाँ शॉर्ट टर्म आ गया। अच्छा, तो चले फिर हमारा एलटीसीजी कितना आता है 62,500 और 37,500, तुम्हारे लिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया बी, सॉरी डी। आगे आते हैं, व्हाट इज द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राज। तो अगर आप मिस्टर राज की ग्रॉस टोटल इनकम की बात करें साहब, तो जो ये कनाडा में बिजनेस करते थे इससे प्रॉफिट है 15 लाख रुपए। इंडिया इससे जो इनकम, हाँ चले, इससे जो प्रॉफिट है 15 लाख, इंडिया से जो बिजनेस इसके प्रॉफिट है 5 लाख रुपए। क्या मैं कनाडा वाले इनकम को इंडिया में टैक्स कर सकता हूँ? इसका जवाब है नहीं, बिकॉज ही इज एनओआर। अगर ये आरओआर होते, अगर मिस्टर राज आरओआर होते तो मैं कनाडा वाले प्रॉफिट को भी इंडिया में टैक्स कर देता। बट चूंकि कनाडा वाला प्रॉफिट जो है साहब वो इंडिया में रिसीव नहीं हुआ और नहीं ये इंडिया में कंट्रोल्ड बिजनेस से आ रहा है, इसलिए ये जो कनाडा वाला प्रॉफिट होगा ये इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। तो मिस्टर राज की कौन कौन सी इनकम इनके ग्रॉस टोटल इनकम का पार्ट बनेगी? पीजीबीपी सिर्फ और सिर्फ मुंबई बिजनेस 5 लाख, एलटीसीजी हमने निकाला था 62,500, शॉर्ट टर्म कैप गेन अभी हमने निकाला था 37,500। और सर आप इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को कैसे भूल गए? ध्यान दीजिएगा साहब, जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ड्यू होता है वो होता है आपका कब कब, 30 जून को। तो अगर मैं 30 जून के इंटरेस्ट की बात कर लूं, थोड़ी देर बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। मेरे पास में 10,000 डिवेंचर थे जिसमें से मैंने 2,500 डिवेंचर अप्रैल 2024 में सेल कर दिया, जिसमें से मैंने 2,500 डिवेंचर अप्रैल 24 में सेल कर दिया। तो साहब जो 30 जून को जो इंटरेस्ट ड्यू होगा, क्या इस दिन मेरे पास 10,000 डिवेंचर हैं या 7,500 डिवेंचर है? सर 7,500 डिवेंचर है। सर कैसे? क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ पे सर जी 2,500 डिवेंचर अप्रैल 24 में सेल कर दिए। हेंस द डिवेंचर्स दैट यू आर लेफ्ट विद ऑन 30th जून इज जस्ट 7,500 नॉट 10,000। तो साहब इस पे इंटरेस्ट कितना बनता है? 7,500 डिवेंचर 100 रुपए फेस वैल्यू 9%। बट साहब ये 9% पर annum होगा तो 1/2, क्योंकि आप सेमी एनुअली इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। डियर प्लीज प्लीज मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। तो इसमें इंटरेस्ट बनता है डियर 33,750 रुपए। तो इंटरेस्ट कितना बनता है जून वाले का? 33,750। बट सर एक बार इंटरेस्ट और ड्यू है कब? 31 दिसंबर। बट सर जी 31 दिसंबर के पहले आपने वो 7,500 डिवेंचर भी सेल कर दिए। तो अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे डियर, तो यहाँ पे आपने अगस्त 24 में बाकी सारे डिवेंचर सेल कर दिए। तो 31 दिसंबर को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो किसको मिलेगा? जिसको आपने डिवेंचर सेल किए उसको मिलेगा, आपको तो नहीं मिलेगा। तो 31/12 को साहब आपका इंटरेस्ट बनेगा नल। तो आपका जो ग्रॉस टोटल इनकम है 5 लाख पीजीबीपी, कैप गेन और अदर सोर्सेज, मतलब 6,33,750 रुपए। सो दिस इज योर ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक बात है साहब। अच्छा, आगे इन्होंने पूछा है कि आपको चैप्टर ए का डिडक्शन कितना मिलेगा? क्या मिस्टर राज किस रिजीम में है साहब? अच्छा, मिस्टर राज फॉलोज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड इन्होंने 115B से ऑप्ट आउट कर दिया, इसका मतलब चैप्टर 6 से मिल जाएगा। अच्छा, चैप्टर 6 में क्या क्या मिलेगा ध्यान दीजिएगा। अच्छा ध्यान दीजिए, ये ना मंथली रेंट पे करते हैं, तो डियर अगर आप रेंट वगैरह पे करते हैं तो आपको 80 GG मिल जाएगा, क्योंकि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपको कहीं से साहब कोई हाउस रेंट अलाउंस तो मिल नहीं रहा। सो यू विल गेट 80 GG फॉर द रेंट यू आर पेइंग। अच्छा, आपने मतलब डोनेशन किया पीएम केयर्स फंड को, तो पीएम केयर्स फंड पे अगर आप डोनेट करते हैं तो एज पर सेक्शन 80G 100% विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट आपको मिल जाएगा 50,000 रुपए। और आपने साहब डोनेट किया 20,000 रुपए पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड को, तो 50% विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। तो अगर आपने 20 डोनेट किया तो आपको 10 मिल जाएगा। अच्छा, तो आपको साहब चैप्टर 6A में क्या क्या मिल जाएगा ध्यान दीजिएगा। 80G में पीएम केयर्स फंड जो आपने डोनेट किया 50,000 रुपए पूरा मिल जाएगा 100% विदाउट क्वालिफाइंग। और जो आपने पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड पे जो आपने पैसे मतलब डोनेट किए 20,000 रुपए, इसका आपको 50% मिलेगा विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, मतलब 10,000 रुपए आपको मिल जाएगा। और साथ में आपने रेंट पे किया। डियर फ्रेंड्स 80GG में जो आप रेंट पे करते हैं इसका जो आपको डिडक्शन मिलेगा वो लोअर ऑफ 3 लिमिट होगा। अच्छा, पहली लिमिट क्या है?
5,000 रुपए पर मंथ फॉर द पीरियड दैट यू आर पेइंग रेंट। तो 5,000 रुपए पर मंथ। इंडिया में आप आ गए थे नवंबर में, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मतलब 5,000 इंटू 5 बोले तो 25,000 रुपए का हम कह सकते हैं कि एडहॉक लिमिट 25,000 का। अच्छा, दूसरा क्या होता है लिमिट, actual rent paid minus 10% of the total income after all chapter 6 deduction except 80 GG। तो साहब आपने एक्चुअल रेंट पे कितना किया? सर मैंने ना 20,000 रुपए मंथ में यहाँ पे अपना हाउस रेंट पे लिया था। ध्यान दीजिएगा, मैंने 20,000 रुपए मंथ पे ही हैज स्टेइंग इन अ रेंटेड अकोमोडेशन ऑन 1/11/24 ऑन अ मंथली रेंट ऑफ 20,000। तो 5 महीने, तो इसका मतलब एक्चुअल रेंट पेड कितना है? 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम आफ्टर ऑल चैप्टर 6 से डिडक्शन। तो साहब मेरी टोटल इनकम बनती है, मतलब मेरी ग्रॉस टोटल इनकम है 633,750। इसमें मैं चैप्टर 6 के सारे डिडक्शन माइनस कर दूंगा एक्सेप्ट 80 GG। तो 80G वाले ये दोनों, ये मतलब दोनों माइनस कर दो, तो बचा कितना? 633,750 माइनस 60,000 बोले तो 5,73,750 रुपए। इसका 10% कितना होता है? इंटू 0.1, 57,375 माइनस 1 लाख रुपए। तो सेकंड लिमिट बनती है साफ 42,625। तो आप भी अपने से भी कैलकुलेट करेंगे। सो दिस इज द सेकंड लिमिट। पहली लिमिट है 25,000 रुपए, दूसरी लिमिट है 42,625 रुपए, और तीसरी लिमिट है ये जो आपने यहाँ पे टोटल इनकम निकाली थी उसका 25%। तो साहब मैंने यहाँ पे टोटल इनकम निकाली थी 5,73,300 कितना, हाँ 5,73,750। तो 5,73,750 का 25% बोले तो 1,43,438। अच्छा, तो इन दोनों का लोअर कितना है? 25,000। तो मुझे 80 GG कितना मिलेगा? 25,000। तो साहब आपको चैप्टर 6 में क्या क्या मिल रहा है? 80G में आपको 60,000 रुपए मिल गए, और 80GG में 25,000 रुपए मिल गए, बोले तो 85,000। सो यू विल गेट अ डिडक्शन ऑफ रुपीज 85,000 अंडर चैप्टर 6 से। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर राज फॉर द सस्पेंड ईयर 25-26? टैक्स लायबिलिटी आपको पता है साहब ऑप्शनल रिजीम में निकालना है। तो इनकी जो हमने ग्रॉस टोटल इनकम निकाली थी वो थी 6,33,750, जिसमें से इनको 85,000 रुपीज का डिडक्शन मिल गया। तो इनकी जो टोटल इनकम निकल कर आई है वो टोटल इनकम निकल कर आई है डियर 5,48,750। इस 5,48,750 में सेक्शन 112 पे जो इनकम टैक्स होने वाली है वो है आपकी LTCG अंडर सेक्शन 112, जो कि आपने मतलब डिवेंचर बेच के अर्न किया था। तो वो जो LTCG है साहब, ये आपने चूंकि डिवेंचर को ट्रांसफर किया है बिफोर 23/7/2024, तो इस पे 20%। तो इस LTCG पे, इस वाले LTCG पे 20%, और बाकी सब पे क्या लगेगा? आपका नॉर्मल स्लैब रेट। तो अदर इनकम आपकी हो गई 5,48,750 माइनस 62,500, तो 4,86,250। इस पे स्लैब रेट पहले 2.5 लाख कुछ नहीं, उसके ऊपर 5%। तो दोनों जोड़कर आता है डियर 12,500 और 11,812.5। और चूंकि आपकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा है, इसलिए 10% का सरचार्ज प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से दोनों जोड़ के जो टैक्स निकलता है वो निकलता है 25,290 रुपए। So this is the tax liability। चलिए आगे बढ़ते हैं। It is a good question। Mr. Kunal is just 27 years as an employee in a private company posted in Delhi। He was appointed on 1/2/2023 on a scale of 60,000 1,70,000। तो इसका मतलब 1/2/2023 से 31/1/2024, मतलब 1 फरवरी 2023 से 31 जनवरी 2024 60,000 रुपए। इसके बाद 1 फरवरी 2024 से 31 जनवरी 2025 61,000 रुपए, सोन एंड सो फोर्थ 70,000 तक चलेगा। अच्छा, इफ फर्निशेस यू द फॉलोइंग डिटेल्स, चलें फिर आप कौन से रिजीम में है देखेंगे साहब। मिस्टर कुणाल वांट्स टू पे टैक्स अंडर डिफॉल्ट रिजीम। तो ये डिफॉल्ट रिजीम में है, आपको इनकी टोटल इनकम निकालनी है। तो बड़ा आसान है साहब, सबसे पहले इनका बेसिक पे निकाल लें। बेसिक पे साहब 1 फरवरी 2024 से 31 जनवरी 2025 तक 61,000 रुपए, और फरवरी और मार्च 2025 मतलब 2 महीने के लिए 62,000 रुपए। तो 61,000 रुपए 10 महीने के लिए और 62,000 रुपए 2 महीने के लिए। तो ये टोटल बनता है 7,34,000 रुपीज। अच्छा, अगर आप पढ़ेंगे डियर तो DA 25% ऑफ बेसिक पे, जिसमें से 60% फॉर्म्स पार्ट फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। तो DA आपका बन गया 734 का 25%, मतलब ये फुली टैक्सेबल है DA 1,83,500 रुपए। अच्छा, बोनस इक्वल टू 1 मंथ सैलरी, बट साहब किस महीने की सैलरी? क्योंकि सैलरी आपकी आखिरी 2 महीने में बढ़ के 62,000 रुपीज हो गई, तो इन्होंने लिखा हुआ है पेड इन नवंबर 24। तो जो नवंबर 24 में आपने सैलरी पे की उतना ही बोनस। तो नवंबर 24 में आपने सैलरी पे किया डियर 61,000 रुपए, दैट इज द बोनस। अच्छा, सो दैट इज द बोनस, इज द बोनस इज अगेन फुली टैक्सेबल। अच्छा, लीव इनकैशमेंट, आप कुछ भी लीव इनकैशमेंट वगैरह रिसीव करते हो, यू आर इन डिफॉल्ट रिजीम 100% टैक्सेबल, तो पूरा लीव इनकैशमेंट टैक्सेबल होगा। अच्छा, आगे आते हैं, ध्यान दीजिएगा।
ही ऑल्सो रिसीव्ड अ मोटर कार ऑन 1/12/24। तो 1/12/24 को रिसीव कर रहे हो, मतलब प्रीवियस ईयर 24-25 में सिर्फ 4 महीने, जिसकी क्यूबिक कैपेसिटी 1.6 लीटर है, अलॉन्ग विद शेफर फॉर बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पसेस। तो साहब कार के लिए 2400 और जो ड्राइवर मिला उसके लिए 900 रुपए, 2400 प्लस 900 इंटू 4, और आपने कुछ भी इसमें पे नहीं किया, और कार इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर और एक्सपेंसेस आर मेट बाय द एम्प्लॉयर, तो मतलब 13,200 रुपए मोटर कार की परक्विजिट वैल्यू होगी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हिज एम्प्लॉयर ग्रांटेड हिम अ लोन ऑफ ₹2 लाख ऑन 1 जून 2024 व्हिच इज रीपेबल इन इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट ओवर 2 इयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024। तो आपको 1 जून 24 को 2 लाख का लोन मिल गया, जिसमें से आप पहला इंस्टॉलमेंट 1 अक्टूबर 24 को पे करोगे, मतलब 1 अक्टूबर 2024, अक्टूबर से नवंबर दिसंबर, और अगला इंस्टॉलमेंट 1 जनवरी 2025, अगला इंस्टॉलमेंट जनवरी से फरवरी मार्च अप्रैल 1 अप्रैल 2025। तो ये डेट्स हैं साहब जब आप इंस्टॉलमेंट अपना पे करोगे 25-25 हजार रुपए करके, क्योंकि 2 साल मतलब 8 क्वार्टर में रिपे होना है, तो हर एक क्वार्टर में 25,000 रुपए रिपेबल है। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लेंडिंग रेट फॉर सच लोन इज 9.5% पर एनम। अगर आप इस लोन को अपने एम्प्लॉय को 9.5% पे दे दो तो कोई भी परक्विजिट वैल्यू नहीं है, बट आपने इस लोन को अपने एम्प्लॉय को दिया है 5.5%, तो इसका मतलब 9.5% के लोन को आप 5.5% पे दोगे, तो एम्प्लॉय को आप परक्विजिट कितना दे दो, 10%। और हम इंटरेस्ट रेट किस दिन का लेते हैं, जो भी रेलेवेंट प्रीवियस ईयर होता है उसके पहले अप्रैल का, मतलब अप्रैल 1 का। तो यहाँ पे देखेंगे आप साहब, पर नम 1/4/2024 को एसबीआई का जो लेंडिंग रेट है वो 9.5% है, जबकि इंप्लॉय से आप रिकवर करते हैं सिर्फ 5.5%, तो 4% यू आर पेइंग एज अ बेनिफिट, सो दिस इज द परक्विजिट। अच्छा, आपको बताया डियर, अगर आप कंसेशनल लोन वगैरह की बात करते हैं तो उसके लिए कैलकुलेशन कैसे होती है, रूल्स के हिसाब से जो कंसेशनल लोन या इंटरेस्ट फ्री लोन का जो परक्विजिट वैल्यू होता है वो होता है मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस इनटू एसबीआई लेंडिंग रेट या फिर एसबीआई इंटरेस्ट रेट ऑन फर्स्ट डेट ऑफ द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर माइनस इंटरेस्ट एक्चुअली पेड बाय द एम्प्लॉय। ठीक बात है। अच्छा, तो इसका मतलब मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो कि हम मंथली बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, उस पे एसबीआई का इंटरेस्ट रेट माइनस इंटरेस्ट एक्चुअली पेड बाय द एम्प्लॉय, तो इसका मतलब मंथली आउटस्टैंडिंग बैलेंस निकाल लो, उसमें से जो भी परक्विजिट इंटरेस्ट रेट है उसको मल्टीप्लाई कर दो। मंथली आउटस्टैंडिंग बैलेंस अब कैसे हम मतलब कैलकुलेट करते हैं, हर महीने की आखिरी दिन कितना लोन आउटस्टैंडिंग है। तो पहला महीना आपने लोन दिया कब, फर्स्ट जून को, प्लीज ध्यान दीजिए, when you have given loan to the employee 1 जून को, तो साहब पहले जून का आखिरी महीना मतलब 30 जून को आउटस्टैंडिंग लोन कितना है, पूरा ही 2 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग है। 31 जुलाई को भी पूरा 2 लाख, 31 अगस्त को भी पूरा, 30 सितंबर को भी पूरा, क्योंकि पहला इंस्टॉलमेंट आप 25,000 का पे कर रहे हो साहब 31 अक्टूबर को, तो आपका जो 31 अक्टूबर को जो बैलेंस होगा वो 2 लाख से कम होके 1.75 पे आएगा। अच्छा, 30 नवंबर को भी, 31 दिसंबर को भी। अगले इंस्टॉलमेंट जो आप दे रहे हो वो आप 1 जनवरी को पे कर रहे हो, तो साहब प्लीज ध्यान दीजिए, अगला जो रिडक्शन आपको देखने को मिलेगा वो 31 जनवरी के बैलेंस पे देखने को मिलेगा। अच्छा, सेम फरवरी और मार्च, अगला इंस्टॉलमेंट जो आप पे करोगे वो 1 अप्रैल को पे करोगे, तो 1/25 आ जाएगा 30 अप्रैल वाले बैलेंस का, बट वो हमारे लिए प्रीवियस ईयर 24-25 का पार्ट नहीं है, वो 25-26 का पार्ट। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा, 2 लाख पे 4% 1 मंथ के लिए इंटू डिवाइडेड बाय 12 बोले तो 667 रुपए, सेम थिंग। अच्छा, तो 667 रुपए यहाँ तक, 1.75 पे 4% एक महीने के लिए 583, 583, 583, और 1.5 लाख पे 4% एक महीने के लिए 500, 500, 500। तो जो आपकी जो टोटल परक्विजिट वैल्यू निकलती है डियर, वो निकलती है 5917। दिस इज द टोटल परक्विजिट वैल्यू of the interest free sorry the concessional loan which has been given to Mr. Kunal by his employer। अच्छा, आगे आते हैं, हिज एम्प्लॉयर गेव हिम अ रेंट फ्री अकोमोडेशन फुल्ली फर्निश इन दिल्ली फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। अच्छा, तो अगर आप दिल्ली में दे रहे हो साहब तो 10% ऑफ सैलरी। अच्छा, दिस हाउस इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, तो अगेन मतलब 10% ऑफ सैलरी। अच्छा, परक्विजिट वैल्यू ऑफ सच फर्निश्ड रेंट फ्री अकोमोडेशन, अच्छा, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 वाज 92,000 रुपए। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर 23-24 को परक्विजिट वैल्यू फुल्ली फर्निश्ड अकोमोडेशन की फर्निश्ड वैल्यू 92,000 रुपए निकाल ली, तो 24-25 के लिए वैल्यू कितनी होगी, 23-24 की वैल्यू इंटू CII ऑफ 24-25 डिवाइडेड बाय CII ऑफ 23-24, मतलब कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स से एडजस्ट कर दो, 92,000 रुपए इंटू 363 डिवाइडेड बाय, अच्छा, 348। तो इसकी जो मैक्सिमम परक्विजिट वैल्यू कितनी होगी, 92,000 इंटू 363 डिवाइडेड बाय 348, ये बनती है डियर 95966। दिस इज द परक्विजिट वैल्यू। और
यही आपका आंसर भी होना चाहिए डियर, क्योंकि जो भी आप कैलकुलेट करके निकालोगे वो इससे ज्यादा ही होगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 92,000 रुपीज आपका पिछले साल का था, तो इससे आप मैक्सिमम इतना ही ग्रो कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा, दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ परक्विजिट वैल्यू। इससे ज्यादा अगर परक्विजिट वैल्यू हमारे रूल्स के हिसाब से निकलती है तो फिर वो हम कंसिडर नहीं करेंगे। हम कितना कंसिडर करेंगे? 95,966। अच्छा, बट सर रूल्स के हिसाब से कितना निकलेगा? रूल्स के हिसाब से आपको दिल्ली में आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन मिला हुआ है अलॉन्ग विद फर्नीचर, तो 10% ऑफ सैलरी। और फर्नीचर देख लें, फर्नीचर एम्प्लॉयर ने खरीदा हुआ है 1.5 लाख रुपए का, तो 10% उसकी कॉस्ट ले लें। अच्छा, और इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल भी आप पे कर रहे हो तो पर मंथ तो 60,000 रुपए वो ले लें। तो चलें फिर बात कर लेते हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए दिल्ली में विद फर्नीचर, तो 10% ऑफ सैलरी प्लस 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। और सैलरी का मतलब होता है यहाँ पे बेसिक पे प्लस डीए टू द एक्सटेंट फॉर्म्स पार्ट फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस एनी अलाउंस प्लस बोनस प्लस कमीशन या फिर अदर मॉनेटरी बेनिफिट जो भी आप देते हो। तो यहाँ पे बेसिक पे है साहब 7,34,000, डीए जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए है वो 1,10,100, जो यहाँ पे आपका बोनस है वो 61,000 रुपए, और जो आपका लीव ट्रेवल अच्छा लीव एनकैशमेंट है वो 10,000 रुपए। तो ये सब कुछ जोड़ के इसका 10% बन जाएगा। ये बन गया आपका रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए प्लस 15,000 रुपए फर्नीचर के लिए, क्योंकि इसकी कॉस्ट 1.5 लाख रुपए है। तो जो टोटल परक्विजिट वैल्यू बनती है डियर वो बनती है 1,06,510। बट मैक्सिमम कहां तक हो सकता है? 95,966। सो दिस इज द मैक्सिमम परक्विजिट वैल्यू 95,966। चलो फिर आगे आते हैं। और हाँ, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर 60,000 रुपए। तो ये आपकी सैलरी हेड की इनकम होगी। और आपको डिडक्शन वगैरह, हाँ, और 75,000 रुपीज आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, बिकॉज यू आर इन अ डिफॉल्ट रही, यू विल गेट अ स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ हाउ मच? 75,000 रुपीज। चलिए फिर आगे आते हैं। ये इजी क्वेश्चन था, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। अच्छा, मिस प्रिया हैज ऑलवेज फाइनेंशियली अवेयर एंड स्ट्रेटेजिक विद हर इन्वेस्टमेंट्स। इन जैन 2022 ही सॉ एन अपॉर्चुनिटी इन गोल्ड एंड परचेज्ड गोल्ड ज्वेलरी वर्थ 3,25,000। अच्छा, बिलीविंग इट वुड बी सेफ इन्वेस्टमेंट फॉर फ्यूचर। तो इन्होंने जनवरी 2022 में गोल्ड परचेज कर लिया 3,25,000 रुपए का। अच्छा, अक्टूबर 2024 में जब गोल्ड प्राइसेस बढ़ गए, इन्होंने इस ज्वेलरी को सेल कर दिया। कब सेल किया? 31/10/2024। प्लीज डियर, आपको डेट्स के बारे में थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा इसी साल के लिए, अगले साल से परेशानी नहीं आएगी। 31/10/24 को आपने सेल किया, मतलब जो ट्रांसफर हो रहा है वो 23 जुलाई 2024 है, इसके बाद हो रहा है। इसलिए गोल्ड के लिए साहब यहाँ पे चेंजेस क्या आएंगे? इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, टैक्स रेट LTCG 12.5%, और जो पीरियड ऑफ होल्डिंग फॉर लॉन्ग टर्म गोल्ड के लिए पहले 36 महीने से ज्यादा होता था, अगर ट्रांसफर 23 जुलाई 2024 है इसके बाद हुआ है तो 24 महीने से ज्यादा होगा। अच्छा, तो फिर तो साफ है, बड़ा आसान है। 475 फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, 325 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, 1.5 लाख रुपए गोल्ड की LTCG, बताएं। और इस पे टैक्स 12.5% बोले तो 18,750 का टैक्स बन गया गोल्ड में। आर यू गाइस गेटिंग? गोल्ड पे टैक्स कितना बना? LTCG 18,750। अच्छा, दूसरा देखेंगे। इनके पास एक प्रॉपर्टी थी दिल्ली में, जिस प्रॉपर्टी को इन्होंने सेल कर दिया 1/12/24 को 80 लाख रुपए का, बट स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर वाज 90,000। तो इसका मतलब SDV स्टैंप ड्यूटी वैल्यू और एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन में डिफरेंस है। एज पर सेक्शन 50C, अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू टू एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन का रेशो 110% तक है तो हम एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन को ही कंसिडर कर लेते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। क्या मेरी बात समझ पाए? तो इसका मतलब SDV टू एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन का जो रेशो 110% तक होना चाहिए। यहाँ पे SDV टू एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन का रेशो कितना है साहब? 112.5%, जो कि 110% से ज्यादा है। इसलिए हम यहाँ पे जो एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन नहीं लेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के लिए हम स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लेंगे 90 लाख रुपीस कंसिडर करके हम आपका हाउस प्रॉपर्टी का LTCG निकालेंगे। ठीक बात है। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा, LTCG हाउस प्रॉपर्टी के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हमने 90 लाख रुपीस ले लिया। सवाल बनता है सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपने प्रॉपर्टी परचेज की थी 15,798 को, तो हम इसकी फेयर मार्केट वैल्यू और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज लेस 1/4/2001 को कंसिडर करेंगे। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा, आपने ये ब्रोकरेज वगैरह जो भी पे किया इससे में कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो सीधा साहब इसकी वैल्यू उठा लेंगे। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू यहाँ पे 10 लाख रुपए है, फेयर मार्केट वैल्यू 1080, तो हम 10 लाख रुपए की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लेंगे। इससे आसान जीवन में क्या होगा? तो आपने यहाँ पे इंडेक्स, आपने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लिया 10 लाख रुपए और LTCG निकाल दिया 80 लाख रुपए। बट सर क्या इंडेक्सेशन नहीं दोगे? साहब यहाँ पे प्रॉपर्टी का ट्रांसफर मतलब 1/12/2024 को हो रहा है, मतलब 23/7/2024 या इसके बाद। बट सर ये तो हाउस प्रॉपर्टी है, इसमें तो इंडेक्सेशन मिलेगा। प्लीज ध्यान दीजिए, हाउस प्रॉपर्टी में इंडेक्सेशन आपको कब मिलेगा? मैं इसकी बात मैं इस पे आ रहा हूं।
हम जो कैप गेन निकालेंगे साहब हाउस प्रॉपर्टी के लिए वो 80 लाख रुपए निकालेंगे, 80 लाख रुपए हमारा कैप गेन निकल गया। अच्छा, अब सवाल आता है इस कैप गेन पर टैक्स कितना लगेगा। सर चूंकि ट्रांसफर 23 जुलाई 2024 उसके बाद हो रहा है तो 12.5% का टैक्स लगा दो। हमने 12.5% का टैक्स लगा दिया जो 10 लाख रुपए बनता है। पर अगर प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर हो रही है वो लैंड, बिल्डिंग या बोथ है, इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ है रेसिडेंट जिसने उसको अक्वायर किया था बिफोर 23/7/2024 और ट्रांसफर कर रहा है ऑन और आफ्टर 2024, तो ये जो कैप गेन आएगा आपका एलटीसीजी का जो टैक्स बनेगा वो 20% विद इंडेक्सेशन बेनिफिट से ज्यादा नहीं बनेगा। तो इसका मतलब इस केस में हमें जो टैक्स पेबल एलटीसीजी पेबल निकालना है फॉर द सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी वो क्या होगा, 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, मतलब 80 लाख का 12.5%, या एलटीसीजी जो विद इंडेक्सेशन आएगा उसका 20%। तो इसका मतलब अब हमें एलटीसीजी निकालना पड़ेगा विद इंडेक्सेशन। तो साहब एलटीसीजी विद इंडेक्सेशन कितना बनता है, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन 90 लाख रुपए। अच्छा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10 लाख इंटू 363 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि 100 मतलब प्रीवियस ईयर 21-22 फाइनेंशियल ईयर 2001-2 का इंडेक्सेशन देखना है। तो मतलब सिंपल है साहब 36,30,000 रुपए। तो आपका एलटीसीजी विद इंडेक्सेशन आ रहा है 53,70,000 जिसका 20% बनता है 10,74,000 रुपए। तो ध्यान दीजिएगा अगर मैं इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेके एलटीसीजी निकालता हूं तो वो बनता है 10,74, और मैं बिना इंडेक्सेशन का बेनिफिट लिए 12.5% पे एलटीसीजी निकालता हूं तो 10 लाख बनता है। तो साहब विच इज बेटर, 10 लाख रुपए। तो मेरा ध्यान दीजिएगा ज्वेलरी को सेल करके जो टैक्स बना वो बना कितना 18,750, और हाउस प्रॉपर्टी पे जो एलटीसीजी बना वो बना 10 लाख। तो इसका मतलब 10,18,750। बट सर यहाँ पे ना आपका चूंकि आपकी जो टोटल इनकम वो 80 लाख रुपए 50 को क्रॉस कर गई तो इस पे सरचार्ज भी बन जाएगा 10,18,750 प्लस 10% प्लस 4%। तो आपका टैक्स पेबल होगा 11,65,450 रुपए। आई होप आपको बात समझ आई। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 इज अगेन अ गुड क्वेश्चन, मेरे साथ साथ देख लें। मिस्टर अक्षय, रेसिडेंट इंडिविजुअल प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ हिज इनकम एंड लॉसेस फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25, और ये किस रिजीम में है। मिस्टर अक्षय हैज ऑप्टेड आउट, मतलब ये ऑप्शनल रिजीम में है। चले तो इनकी आपको निकालनी है यहाँ पे मतलब टोटल इनकम और कौन कौन से लॉसेस इनका कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सैलरी की। सैलरी कंप्यूटेड है, मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह सब कुछ मिल गया तो हम सैलरी इनकम इनकी निकाल लेंगे। सैलरी इनकम कितनी बनी 35,20,000 रुपए। सो सैलरी 35,20,000, तो हमने सैलरी कंसिडर कर ली। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन दिल्ली, तो इनके पास दिल्ली में घर है जिससे इनको रेंट मिला। तो इसका मतलब ये जो घर है ये कैसा है, लेट आउट प्रॉपर्टी है। अच्छा, और ये ऑप्शनल रिजीम में। अच्छा, तो ये रेंट मिला जो साहब ये पूरा रेंट है 5 लाख रुपए। इसमें स्टैंडर्ड रेंट, फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू वगैरह नहीं दिया हुआ तो हम इसको जीवी मान लेंगे 5 लाख। म्युनिसिपल टैक्स रहता तो उसे माइनस करके एनएवी निकालते, बट वो भी नहीं है तो हम 5 लाख कंसिडर करेंगे। इस 5 लाख में आपको मिलेगा 24/8 1.5 लाख रुपए का। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा दिल्ली का जो घर है साहब इसकी जीएवी एनएवी 5 लाख बनती है, मतलब 24/8 1.5 लाख रुपए, और 24 भी इंटरेस्ट कितना मिलेगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपकी लेट आउट है इसलिए इंटरेस्ट मिलेगा विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है रिपेमेंट ऑफ लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ द प्रॉपर्टी। अच्छा, लोन वाज टेकन फ्रॉम अ फ्रेंड। अच्छा, तो आपने लोन को रिपे किया 15,25,000 रुपए जो आपने टोटल रिपेमेंट की, जो कि आपने फ्रेंड से ली थी, कोई बात नहीं। दिस रिपेमेंट इंक्लूड्स पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, तो इस पे इंटरेस्ट है साहब 7 लाख रुपए। तो इस लोन के लिए आपने 7 लाख का इंटरेस्ट पे किया, भले फ्रेंड को पे किया कोई फर्क नहीं पड़ता, तो पूरा 7 लाख का इंटरेस्ट अलाउड हो जाएगा। तो जो आपने इंटरेस्ट पे किया था टू परचेज द हाउस वो पूरा अलाउड हो जाएगा 7 लाख रुपए। अच्छा, अगर आप आगे बढ़ेंगे साहब तो ये पॉइंट हो गया, ये भी हो गया। अच्छा, रेंट रिसीव्ड फॉर हाउस इन जयपुर, तो जयपुर के घर की बाद में बात करते हैं, ये पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 5। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रिपेयर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन मुंबई एंड दिल्ली, तो इसका मतलब दिल्ली वाले घर के लिए आपने इसके रिपेयर के लिए भी लोन लिया था, और वो जो लोन आपने लिया था ये 50-50 के रेशियो में यूटिलाइज किया दिल्ली और मुंबई के घर में, और 1.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट है। तो साहब 1.5 लाख का 50% दिल्ली का पोर्शन 75,000 रुपए, तो ये इंटरेस्ट भी आपको अलाउड होगा। तो ये इंटरेस्ट भी आपको अलाउड है, तो इसका मतलब दिल्ली के प्रॉपर्टी से तो लॉस हो गया -7,75,000 रुपए। तो हाउस प्रॉपर्टी हेड दिल्ली के प्रॉपर्टी से लॉस कितना है 4,25,000 रुपए। अच्छा, अब बात करते हैं जयपुर के घर की। जयपुर का आपका घर है साहब 320 का रेंट है, तो 320 के रेंट में से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दो, तो आपका जयपुर की प्रॉपर्टी से जो इनकम है वो 224 होगी। अच्छा, तो 224 जयपुर की प्रॉपर्टी से, और मुंबई का जो घर है आपका वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ध्यान दीजिएगा
द हाउस इन मुंबई इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रॉपर्टी इन मुंबई सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो इनकम तो नहीं लाएगी, 24 ए कुछ मिलेगा नहीं, 24 बी मिल जाएगा। इंटरेस्ट अगर आपने लोन लिया है फॉर परचेज एक्सेट्रा 2 लाख रुपए तक, अगर लोन लिया है फॉर रिपेयर एक्सेट्रा 30,000 रुपए तक, अगर दोनों के लिए भी लोन लिया है तो 2 लाख रुपए तक। यहाँ पे आपने लोन लिया है फॉर रिपेयरिंग, इसमें से मुंबई प्रॉपर्टी का पोर्शन है 75,000 रुपए, बट आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना अलाउड होगा मुंबई वाले घर के लिए 30,000 रुपए, तो 30,000 का इंटरेस्ट अलाउड होगा, मतलब एक तरह से लॉस ही हो गया। अच्छा, तो मुंबई की प्रॉपर्टी से लॉस है 30,000। तो यार ध्यान दीजिएगा, जयपुर की प्रॉपर्टी से प्रॉफिट है 224, जिसमें से मुंबई की प्रॉपर्टी से लॉस है 30,000 और दिल्ली की प्रॉपर्टी से लॉस है 425। तो हाउस प्रॉपर्टी हेड का जो लॉस निकल के आएगा वो आएगा 2,31,000। हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस कितना है? 2,31,000। और डियर हाउस प्रॉपर्टी हेड में 2 लाख रुपए तक का लॉस आप बाकी हेड ऑफ इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं, बाकी को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। अगर ये ऑप्शनल रिजीम की जगह डिफॉल्ट रिजीम होता तो हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस ना बाकियों से सेट ऑफ हो सकता था, ना फ्यूचर के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता था। तो कोई बात नहीं, चूंकि ये आपका है ऑप्शनल रिजीम, तो 2,31,000 में के लॉस में से 2 लाख रुपए आप सेट ऑफ कर दो, 31,000 रुपए कैरी फॉरवर्ड कर दो, तो 2 लाख रुपए आप अपने सैलरी इनकम से सेट ऑफ कर लो। तो हमने यहाँ पे 2 लाख रुपए हम किसी भी इनकम से सेट ऑफ कर लेंगे। अच्छा चलें जल्दी से आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट भी हो गया, ये भी हो गया। अच्छा ध्यान दीजिएगा, लॉन्ग टर्म कैप गेन ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑन व्हिच एसटीटी पेड, तो ये जो एलटीसीजीए साहब 112 में कवर हो गया, तो कोई बात नहीं। पर अगर आप थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो इनका ना ब्रॉड फॉरवर्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है। डियर फ्रेंड्स, अगर कोई ब्रॉड फॉरवर्ड शॉर्ट टर्म कैप लॉस है वो लॉन्ग टर्म कैप गेन और शॉर्ट टर्म कैप गेन दोनों से सेट ऑफ हो सकता है, ठीक बात है। तो आपका जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है 3 लाख रुपए का, इस 3 लाख के लॉस को आप अपने मतलब गेन से जो एलटीसीजी उससे आप अपना एडजस्ट कर लें, तो 795 में से 3 लाख रुपए माइनस हो गया। अच्छा, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस तो 795 में से 3 लाख माइनस कर दिया, तो बचा कितना? 495। अच्छा आगे आते हैं, तो हमने लॉस के पॉइंट को भी कंसिडर कर लिया। अच्छा आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन एफडी तो 73,000 रुपए, अदर सोर्सेस में लॉस फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस 750 का, 7.5 लाख रुपए का टेक्सटाइल बिजनेस का लॉस है। चलें, स्पेक्यूलेशन बिजनेस प्रॉफिट 2,30,000। डियर फ्रेंड्स, स्पेक्यूलेशन बिजनेस का अगर प्रॉफिट आ रहा है तो अगर आपका नॉर्मल बिजनेस का लॉस है उसे आप स्पेक्यूलेशन बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हैं, पर स्पेक्यूलेशन बिजनेस के लॉस को नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं कर सकते। ठीक बात है, ये भेदभाव क्यों, मैं इसके बारे में आपको क्लासेस में आप पढ़ते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं, लॉटरी इनकम ग्रॉस, इस पे साहब इस वाली इनकम से किसी भी तरीके का लॉस का सेट ऑफ अलाउड नहीं है, तो लॉटरी इनकम ग्रॉस बेसिस पर टैक्स हो जाएगा विदाउट अलाउिंग एनी सेट ऑफ। अच्छा ध्यान दीजिएगा, लॉस इंकर्ड बाय द फर्म इन व्हिच ही इज अ पार्टनर। डियर फ्रेंड्स, आप पार्टनरशिप फर्म में पढ़ते हैं, जो पार्टनर होता है वो सेपरेट एंटिटी होता है, पार्टनरशिप फर्म एक सेपरेट एंटिटी होती है, और अगर पार्टनरशिप फर्म को कोई लॉस हुआ है तो वो लॉस पार्टनरशिप फर्म कैरी फॉरवर्ड करेगी, ना कि पार्टनर उसको कैरी फॉरवर्ड करेगा। इसलिए ये जो लॉस होगा ये पार्टनर के हैंड में अलाउड नहीं है टू बी कैरिड फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। अच्छा, सैलरी रिसीव्ड एज अ पार्टनर फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म, अगर आपको पार्टनरशिप फर्म से कोई सैलरी मिलती है जो अगर पार्टनरशिप फर्म के हैंड में फुली अलाउड है, तो वो सैलरी आपके लिए मतलब पार्टनर के लिए पीजीबीपी की इनकम है सेक्शन 28 के हिसाब से, तो 50,000 रुपए मेरे पीजीबीपी की इनकम। अच्छा तो मैं पीजीबीपी हेड की बात कर लेता हूं, सैलरी फ्रॉम द फर्म 50,000, स्पेक्यूलेशन का प्रॉफिट है 2,30,000, तो मेरे पीजीबीपी हेड में करंट ईयर का प्रॉफिट है साहब 280। पर सर जी मेरा जो टेक्सटाइल बिजनेस का लॉस है 7.5 लाख रुपए, इसका क्या होगा? तो सबसे पहले आप इंट्रा हेड सेट ऑफ करोगे, इस 7.5 लाख अच्छा हाँ, इस 7.5 लाख के लॉस को आप 280 तक आप इंट्रा हेड सेट ऑफ में उड़ा दो, तो 280 का मैंने लॉस अपने टेक्सटाइल बिजनेस वाला वो एडजस्ट कर दिया। इसके बाद मेरे पीजीबीपी की इनकम हो गई नल, पर अभी भी मेरे पास 7.5 लाख का लॉस जो था उसमें से 280 सेट ऑफ करने के बाद भी मेरे पास 470 का लॉस बचा हुआ है। अब इस 470 के लॉस को मैं किससे सेट ऑफ कर सकता हूँ? मेरे पास ऑप्शन क्या है? सैलरी। क्या मैं पीजीबीपी के लॉस को सैलरी से सेट ऑफ कर सकता हूँ? इसका जवाब है नहीं। पीजीबीपी लॉस आप किसी भी हेड से सेट ऑफ कर लो एक्सेप्ट सैलरी, और साहब उस हेड से भी या उस इनकम से भी सेट ऑफ नहीं हो सकता जिससे कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल लॉटरी, जैसे फॉर एग्जांपल ऑनलाइन गेम, तो इस वाले इनकम से कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता, चाहे वो पीजीबीपी का हो चाहे किसी का भी हो। ठीक बात। अच्छा तो साहब ये जो 470 का लॉस फिर मैं किससे सेट ऑफ करूंगा? याद करें साहब, आपके पास में दो इनकम अभी भी पड़े हुए हैं, कौन कौन से? तो आपके पास लॉन्ग टर्म कैप गेन है और एक आपके पास इंटरेस्ट ऑन एफडी है। मुझे बताएं, लॉन्ग टर्म कैप गेन मेरा सिर्फ 12.5% पे टैक्स होगा, इंटरेस्ट ऑन एफडी मेरा 30% पे टैक्स होगा, तो मैं 470 के लॉस को पहले किससे सेट ऑफ करवा दूं? सर समझदारी ये कहती है इंटरेस्ट ऑन एफडी पे सेट ऑफ करवा दो। तो इसका मतलब
470 के लॉस में से 73,000 का लॉस मैंने इंटरेस्ट ऑन एफडी से सेट ऑफ करवा दिया। अच्छा, तो ध्यान दीजिए, इंटरेस्ट ऑन एफडी मेरा 73,000 था, टेक्सटाइल का लॉस मैंने 73,000 पूरा सेट ऑफ करवा दिया, तो आपका इसमें ये इनकम बनेगी निल। तो सर एक काम करो ना, जो लॉस है जो आपने जीती थी लॉटरी उससे भी सेट ऑफ करा दो। डियर सेक्शन 115 बोलता है कि जो लॉटरी इनकम है मतलब कैजुअल इनकम है वो ग्रॉस बेसिस पर टैक्सेबल है विदाउट अलाउिंग एनी काइंड ऑफ सेट ऑफ। ठीक बात है, तो आप उससे कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, तो 470 के लॉस में से 73 आपने एफडी के इंटरेस्ट से सेट ऑफ करवा दिया, तो बचा 397 के लॉस को एलटीसीजी से एडजस्ट करा दो। तो एलटीसीजी का गेन कितना है 495, जिसमें से 397 एडजस्ट करा दो। तो इसके बाद आपका एलटीसीजी का प्रॉफिट कितना, मतलब एलटीसीजी हेड में आपका मतलब इनकम बनती है 98,000 पीजीबी पे निल। अदर सोर्सेस में सिर्फ आपका बनता है लॉटरी, वो बनता है साहब आपका कितना 75,000। तो आपका जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो है 34,93,000 रुपए। आप भी कैलकुलेट करें और आगे बढ़ते हैं। इन्होंने साहब जो है वो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है 15,000 रुपए, 15,000 एटीसी में ले लो। और सर आपने जो यहाँ पे लोन का रिपेमेंट किया था इंस्टॉलमेंट का, क्योंकि फ्रेंड को किया था, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह को नहीं किया था, इसलिए ईटीसी उस पर नहीं मिलेगा। तो आपका जो टोटल इनकम है आफ्टर अलाउिंग 15,000 रुपीज 34,78,000 रुपए। तो मिस्टर कौन है साहब, हमारे अक्षय के लिए जो टोटल इनकम है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। आगे आता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस टीसीएस। पहला क्वेश्चन साहब, मिस्टर सुभाष इज अ सैलरीड इंडिविजुअल जो रेंट पे करते हैं। फिर अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं और अगर आप रेंट पे करते हैं तो सेक्शन 194 आईबी कहता है कि अगर आप 50,000 रुपए से ज्यादा का रेंट पे करते हैं तो जब भी आप रेंट पे करें जिस at the last date of the previous year or the last month of the tenancy whichever is earlier, मतलब last date of the previous year और last month of the tenancy whichever is earlier, आपको यहाँ पे टीडीएस करना पड़ेगा। अगर आप वो टीडीएस कर रहे हैं 30 सितंबर 2024 तक तो 5% के रेट पे, अगर आप ये टीडीएस कर रहे हैं 1 अक्टूबर 2024 या ऑनवर्ड्स तो 2% के रेट पे। अच्छा, तो अगर आप देखेंगे मिस्टर सुभाष यहाँ पे रेंट पे कर रहे हैं 52,000 मतलब 50,000 से ज्यादा। अच्छा, और यहाँ पे इन्होंने प्रेमाइसेस को वेकेट कर दिया 31 अगस्त 2024। कायदे से तो यहाँ पे टीडीएस 31 मार्च 2025 को बनता था, बट आप उसके पहले ही अगर घर खाली कर दोगे तो साहब जब आप जिस महीने घर खाली कर रहे हो आखिरी जो आपका मंथ है जिस महीने आप घर में रह रहे हो उसके आखिरी मंथ का टीडीएस, तो आपका जो यहाँ पे टीडीएस बनता है डियर वो 31 अगस्त 2024 को बनता है। तो रेट ऑफ टीडीएस 5% होगा। अच्छा सर, कब आपने रेंट पे लिया था? अप्रैल में। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने के लिए 52,000 इंटू 5 मंथ इंटू 5%। तो पहले केस में आपको टीडीएस करना पड़ेगा डियर 13,000 रुपए का। बट लेट्स से कि अगर आप यहाँ पे प्रीमाइसेस को वेकेट करते हो 31 अक्टूबर, तो 31 अक्टूबर को आपको टीडीएस करना पड़ेगा अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 7 महीने के लिए। अच्छा, तो 52,000 इंटू 7 इंटू अब 2%, क्योंकि 1 अक्टूबर 2024 से ऑनवर्ड 2%, तो आपको 7,280 रुपए का टीडीएस करना पड़ेगा। अच्छा, आई होप आपको बात समझ आई। अच्छा, आगे बढ़ते हैं डियर। एबीसी ट्रेडर्स अ पार्टनरशिप फर्म इज एंगेज्ड इन द होलसेल बिजनेस ऑफ तेंदू लीव्स। अच्छा डियर फ्रेंड, जैसे आपने नाम सुना तेंदू लीव्स, आपके दिमाग में आना चाहिए टीसीएस अंडर सेक्शन 206C। मतलब तेंदू लीव्स को जब आप सेल करते हो तो बायर से आपको तेंदू लीव्स के प्राइसेस के अलावा 5% का टीसीएस भी कलेक्ट करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 206C। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इट सोल्ड तेंदू लीव्स वर्थ 12 लाख रुपए टू एक्सवाईजेड। अच्छा, एक्सवाईजेड ने अपना पेन नहीं दिया, तो अगर आप अपना पेन फर्निश नहीं करते तो सेक्शन 206C के हिसाब से ट्वाइस द रेट। तो ऐसे साहब अगर आप टीसीएस का रेट देखोगे वो 5% था, बट चूंकि आपने पेन फर्निश नहीं किया तो इसकी वजह से जो रेट है वो ट्वाइस हो गया, मतलब 10%। इसका मतलब ईबीसी ट्रेडर्स को यहाँ पे एक्सवाईजेड लिमिटेड से जो वो मतलब प्राइस जो प्रोडक्ट का कलेक्ट कर रहा है, तेंदू लीव्स के जो पैसे कलेक्ट कर रहा है वो तो कलेक्ट कर ले, इसके अलावा 10% टीसीएस ग्राम का कलेक्ट करे। सर बट रेट तो 5% था, बट पर डियर यहाँ पे इन्होंने अपना पैन फर्निश नहीं किया था, बायर हैज नॉट फर्निश हिज पैन, इसकी वजह से जो टीसीएस है वो रेट आपका ट्वाइस हो गया, मतलब 5 से बढ़ के 10 हो गया। आगे आते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है साहब। अच्छा, मिस्टर गणेश रेसिडेंट, इसमें ना कुछ एरर्स भी हैं, बट हम आपके साथ जो भी आंसर करेंगे वो बिल्कुल सही करेंगे, आपको एरर के बारे में कंसर्न नहीं रहना। अच्छा, Mr. Ganesh, a resident and ordinary resident, aged 61 years, is engaged in the business of manufacturing. He is subject to tax audit. चलें, he has provided the following information. और यहाँ पे अगर आप देखेंगे डियर तो मिस्टर गणेश जो है वो टैक्स अंडर डिफॉल्ट रिजीम, तो डिफॉल्ट रिजीम में टैक्स पे करना चाहते हैं। चलें, इन्होंने अपना पेंडल आपको बना के दिया हुआ है। इसमें इस पेंडल में इन्होंने अपना जो ग्रॉस प्रॉफिट शो किया हुआ है 2,57,30,000, जिसमें से एडमिन एक्सपेंसेस चार्ज किए हुए हैं, सैलरीज वेजेस,
इंटरेस्ट लोन डेप्रिसिएशन, जो आपने ये डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा या आपने अपने कंपनीज एक्ट के हिसाब से किया होगा, मतलब अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह के हिसाब से हम आपको डेप्रिसिएशन टैक्स पर्पसेस के लिए इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से देंगे। अच्छा, प्रोफेशनल फीस पेड, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस पेड, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट ऑन साइंटिफिक रिसर्च। अच्छा, और नेट प्रॉफिट आपने शो किया हुआ है साहब 53,74,500, और ग्रॉस प्रॉफिट और विनिंग फ्रॉम लॉटरी नेट ऑफ टीडीएस, तो आपने लॉटरी जीती कितनी होगी 31,500 डिवाइडेड बाय 0.7। अच्छा, 45,000 रुपए, तो 45,000 रुपए आपके अदर सोर्सेस की इनकम है। बैड डेट रिकवर, जो भी आप बैड डेट आप रिकवर करते हैं एडीआर, तो सेक्शन 41(4) के हिसाब से वो आपका टैक्स हो जाता है। अच्छा, चलें फिर आगे बढ़ते हैं, अदर इंफॉर्मेशन में आते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स वेर अंडर वैल्यूड, तो इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक भी अंडर वैल्यूड था और क्लोजिंग स्टॉक भी अंडर वैल्यूड है, मतलब दोनों स्टॉक, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही अंडर वैल्यूड है। अच्छा, तो ओपनिंग स्टॉक जो अंडर वैल्यूड पोर्शन है वो 14,50,000 रुपए है, और क्लोजिंग स्टॉक जो अंडर वैल्यूड है साहब, अंडर वैल्यूड होगी वो 15,58,000। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा, ओपनिंग स्टॉक मतलब 10% से अंडर वैल्यूड है और शो आपने किया हुआ है 14,50,000 पे। डियर, अगर ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू होता है तो प्रॉफिट्स पे पॉजिटिव, मतलब प्रॉफिट्स पे इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट आता है, प्रॉफिट उतने से बढ़ जाता है। और अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू होता है तो प्रॉफिट उतने से कम हो जाता है। तो ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू होकर कितने में शो हो रहा है 14,50, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू होकर कितने में शो हो रहा है 15,58। तो नेट इफेक्ट कितना है 1,08,000, तो 1,08,000 रुपए, बट ऑब्वियस सी बात है क्लोजिंग स्टॉक की वजह से है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा से अंडर वैल्यूड है 1,08,000 रुपए बिकॉज ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। तो चूंकि अगर क्लोजिंग स्टॉक 1,08,000 से नेट बेसिस पे अंडर वैल्यूड है तो इसका मतलब प्रॉफिट हमें बढ़ाने पड़ेंगे। तो 1,08,000 कितना है 10% अंडर वैल्यूड, तो इसका मतलब इसकी करेक्ट ऑप्शन, इसका मतलब करेक्ट अमाउंट कितना होना चाहिए था 1,08,000 डिवाइडेड बाय 0.9, तो 1,20,000 होना चाहिए था। तो इसका मतलब स्टॉक का यहाँ पे एडजस्टमेंट की, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की करेक्ट वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी 1,20,000। ठीक बात है। चलो, तो हमने पहला एडजस्टमेंट यहाँ पे देख लिया। अगले एडजस्टमेंट में आते हैं, सैलरीज एंड वेजेस इंक्लूड द फॉलोइंग। अच्छा, कंट्रीब्यूशन 20% ऑफ बेसिक सैलरी इन द न्यू पेंशन स्कीम अंडर सेक्शन 80 सीसीडी। आप जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं आप 14% ऑफ सैलरी कर सकते हैं। सैलरी का मतलब बेसिक पे प्लस डीए टू द एक्सटेंट फॉलोइंग पार्ट फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। और यहाँ पे आपने जो कंट्रीब्यूट किया है वो आपने किया है साहब 20% ऑफ बेसिक सैलरी। मिस्टर रमेश जिनकी बेसिक सैलरी 5 लाख रुपए है और डीए 40%, तो आपने यहाँ पे मिस्टर रमेश के लिए कंट्रीब्यूशन कितना किया 1 लाख रुपए, 20% ऑफ बेसिक सैलरी बोले तो 1 लाख। जबकि कंपनी को मैक्सिमम कितना अलाउड है 14% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए टू द एक्सटेंट फॉलोइंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। तो बेसिक सैलरी यहाँ पे साहब कितनी है कंपनी मिस्टर रमेश की 5 लाख और डीए बन गया 40% बोले तो 2 लाख, बट इसमें से रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए सिर्फ 50% मतलब 1 लाख। तो जो सैलरी बनती है फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रीब्यूशन वो 6 लाख रुपए, तो 6 लाख का 14% बोले तो मैक्सिमम आपको अलाउड है 84,000 और आपने ऑलरेडी कितना डिडक्ट कर लिया है 1 लाख रुपए, अलाउड है 84,000, तो हम 16,000 रुपए एड बैक कर देंगे। तो इसका इंपैक्ट क्या आएगा प्लस 16,000 रुपए, क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ पे माइनस कर दिया है। सैलरीज एंड वेजेस आपने ऑलरेडी अपने बुक्स में डेबिट कर दिए हैं, जिसमें से आपने 16,000 रुपए ज्यादा क्लेम कर लिया। अच्छा, सम ऑफ द एम्प्लॉयज ऑप्टेड फॉर रिटायरमेंट अंडर वीआरएस, सम ऑफ 340। अच्छा, डियर, अगर आप वीआरएस में कुछ भी पे करते हैं तो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में अलाउड होते हैं। आपने 340 पूरा माइनस कर लिया तो इसका सिर्फ आपको 1/5 अलाउड होगा, तो 340 ऐड कर दें और कितना अलाउ कर दें हम आपको, अलाउड होगा 68,000 रुपए। आपने क्लेम कर लिया 340, तो एड बैक कितना करना पड़ेगा 2,72,000, तो 272 एड बैक होगा, क्योंकि साहब वीआरएस वगैरह के लिए आपको सिर्फ कितना डिडक्शन मिलता है 1/5। अच्छा, 1/5 करके 5 सालों में। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन इंक्लूड्स इंटरेस्ट पेड एट 15% पर annum ऑन लोन ऑफ 12 लाख व्हिच हैज बीन टेकन फ्रॉम एसबीआई ऑन परचेज ऑफ न्यू इलेक्ट्रिक कार। चलिए, अगर आप अपने बिजनेस के लिए व्हीकल परचेज करते हैं उसमें लोन आपको अलाउड है। आगे बढ़ेंगे, द कार यूज फॉर पर्सनल पर्पसेस, इसका मतलब ये कार आप पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो साहब, तो पर्सनल पर्पस के लिए अगर आप कार यूज कर रहे हो उसकी कोई भी ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वो आप बिजनेस पर्पस से क्लेम नहीं कर सकते। तो आपने जो इंटरेस्ट पे किया है 12 लाख का 15% बोले तो 180, उसको एड बैक कर दो। हाँ, अगर आप ईवी परचेज कर रहे हैं डियर पर्सनल पर्पस के लिए भी, तो आपको 80 डी में ईवी का लोन का डिडक्शन मिल जाता है, बट ओनली इन द ऑप्शनल रेजिम। बट यहाँ पे मिस्टर कौन है साहब, ये मिस्टर गणेश इज इन द डिफॉल्ट रेजिम, इसलिए 80 ईबी का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। चलो, हमने ये पोर्शन भी देख लिया, आगे आते हैं। अच्छा, डेप्रिसिएशन अलाउेबल एज पर इनकम टैक्स रूल 4.5 लाख रुपए। ये जो डेप्रिसिएशन आपने माइनस किया था इसको एड बैक कर दो और डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा कितना
इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से 4.5 लाख रुपए वो मिल जाएगा। और कहा है कि इसको हमने कंसिडर नहीं किया, मोटर कार आपने 3 लाख में परचेज की थी फॉर सप्लाई ऑफ फिनिश गुड्स टू द डीलर। डियर फ्रेंड्स, मोटर कार अगर आप परचेज करते हैं टू रन देम ऑन हायर, उस पे हायर रेट है, अदरवाइज 15% का रेट है, तो 3 लाख का 15% बोले तो 45,000 रुपए। और चूंकि आप डिफॉल्ट रिजीम में तो एडिशनल डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगा, तो आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा कितना, 450 प्लस 45 बोले तो 495, तो 495 क्लेम कर लो और 617 एड बैक कर दो, तो आसान था। अच्छा, एन एसेट वाज परचेज फॉर 6 लाख ऑन 23/7/2021 फॉर कंडक्टिंग साइंटिफिक रिसर्च एंड द डिडक्शन वाज क्लेम। डियर फ्रेंड्स, अगर आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए एसेट परचेज करते हैं तो सेक्शन 35(1)(4) में आपको 100% डिडक्शन मिल जाता है उसी साल। चलें, और आपने कहा कि हमने 6 लाख रुपए ऑलरेडी क्लेम कर लिया सेक्शन 35 में। अच्छा, दिस एसेट वाज सोल्ड ऑन 5/6/2024 फॉर 4 लाख रुपए। डियर फ्रेंड्स, अगर आप साइंटिफिक रिसर्च में यूज किए हुए किसी भी एसेट को सेल करते हैं तो इससे जो भी आपको बेनिफिट होता है अप टू द कॉस्ट अलाउड, मतलब 6 लाख रुपए तक का जो भी आपको बेनिफिट होगा वो आपका सेक्शन 41(3) में पीजीबीपी हेड में टैक्स हो जाएगा। तो ये जो 4 लाख रुपए है ये आपका किस हेड में टैक्स होगा, पीजीबीपी हेड में टैक्स हो जाएगा, मतलब 4 लाख रुपए पीजीबीपी हेड में टैक्स हो जाएगा। बट अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे इनकी बैलेंस पीएनएल को पढ़ेंगे तो यहाँ पे इन्होंने 2 लाख रुपए ना यहाँ पे माइनस किए में लॉस ऑन सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसेट। ये 2 लाख रुपए कहां से इन्होंने निकाला आपको पता चला, 6 लाख रुपए का प्राइस है और 4 लाख हमने इसमें आपको 4 लाख में सेल किया कंपनी ने, तो कह रहे हैं साहब 2 लाख का लॉस है। हाँ, आपके बुक्स के लिए, बुक्स प्रॉफिट के लिए भले 2 लाख का लॉस हो, बट इनकम टैक्स के लिए 2 लाख का लॉस नहीं है। इनकम टैक्स के लिए तो सिर्फ नेट 4 लाख रुपए का पीजीबीपी है, तो 4 लाख रुपए हम पीजीबीपी में टैक्स करेंगे और साथ में इनकम टैक्स के लिए ये लॉस इररिलेवेंट है। तो चूंकि आपने 2 लाख ऑलरेडी माइनस कर लिया तो 2 लाख और जोड़ो। प्लीज मेरी बात पे ध्यान दीजिए, 2 लाख तो ये जोड़ो, क्योंकि ये लॉस अगर आप, चूंकि यहाँ कोई लॉस है ही नहीं तो आप ये लॉस कैसे क्लेम कर रहे, तो ये लॉस भी नहीं है और 4 लाख जो आपको मिला वो भी पीजीबीपी हेड में टैक्स है, तो मतलब 2 + 4। आई होप बात समझ आ रही है आपको। अच्छा, चले, तो 2 लाख रुपए भी जोड़ना पड़ेगा और 4 लाख रुपए भी जोड़ना पड़ेगा। आगे आते हैं, देखेंगे साहब, एडमिन एक्सपेंसेस इंक्लूड्स 1,75,000 पेड टू अ साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन। अच्छा, जो आपने यहाँ पे एडमिन एक्सपेंसेस जो शो किया हुआ है, इस एडमिन एक्सपेंस में 1,75,000 रुपए आपने साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन को पे किया। डियर फ्रेंड्स, आप ऑप्शनल रिजीम में नहीं है, यू आर इन अ डिफॉल्ट रिजीम, तो किसी भी तरीके का डोनेशन का डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो पूरा 1,75,000 रुपए वापस एड बैक करना पड़ेगा। अच्छा, he received 3 लाख फ्रॉम अ डेटर which was written off as bad। तो 3 लाख रुपए आपने डेटर से रिसीव किया जो कि बैड डेट की तरह से आपने राइट ऑफ कर दिया था। अमाउंट ड्यू फ्रॉम द डेटर वाज 5 लाख ऑफ विच, जिसमें से सिर्फ 3 लाख रुपए आपको अलाउड हुए थे। तो डियर फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, मेरा लॉस हुआ था 5 लाख रुपए, जिसमें से टैक्स डिपार्टमेंट ने मुझे कंपनसेट कितने का किया था, सिर्फ 3 लाख रुपए। तो इसका मतलब टैक्स डिपार्टमेंट ने मुझे अंडर कंपनसेट कितने का किया था, 2 लाख रुपए, और मैंने अगर 3 लाख रुपए रिसीव किया है तो क्या मेरा पूरा 3 लाख रुपए टैक्सेबल होगा, या इस 3 लाख में से जो मेरा अंडर कंपनसेशन हुआ था उसको माइनस करके जो बचेगा, जो एक्स्ट्रा होगा, सिर्फ वही टैक्सेबल होगा, सर वही टैक्सेबल होगा। अच्छा, और आपने यहाँ पे पूरा 3 लाख रुपए का बैड डेट रिकवरी मतलब क्रेडिट कर दिया, तो ये पूरा टैक्सेबल नहीं है, सिर्फ एक्स्ट्रा कितना रिकवर हुआ 1 लाख रुपए, सिर्फ वो टैक्सेबल होगा। तो 3 लाख रुपए आपने क्रेडिट कर दिया, सिर्फ 1 लाख क्रेडिट होना था, तो 2 लाख रुपए डेबिट कर दो। प्लीज ध्यान दीजिएगा डियर, जब भी आप डेटर से कुछ भी रिकवरी करेंगे तो कितना पोर्शन टैक्सेबल होता है। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 41(4) कहता है कितना पोर्शन टैक्सेबल होता है, टैक्सेबल अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द डेटर। इस केस में डेटर से हमने 3 लाख रुपए रिकवर किया। अच्छा, माइनस अमाउंट ऑफ बैड डेट 5 लाख रुपए का हुआ था, जिसमें से हमें सिर्फ 3 लाख रुपए अलाउड हुआ था, तो इसका मतलब 3 लाख में से 2 लाख माइनस कर दो, 1 लाख रुपए, सिर्फ 1 लाख रुपए आपका टैक्सेबल है 41(4) में। अगर आप फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो 1 लाख रुपए, और अगर आप जनरल अंडरस्टैंडिंग से समझें कि समझे ना साहब, मैंने ना 5 लाख का लॉस इंकर किया, कोई पर्सन मेरे 5 लाख के गुड्स को परचेज करके भाग गया, मैं डिपार्टमेंट को बोल रहा हूं कि साहब मैंने ना 5 लाख रुपए ऑफर टू टैक्स कर दिया था एक्चुअल बेसिस पे, जो कि मेरा बैड डेट हो गया। डिपार्टमेंट ने कहा हम नहीं मानते, हम तो सिर्फ 3 लाख रुपए अलाउ करेंगे। तो डिपार्टमेंट ने मेरे 5 के लॉस का सिर्फ मुझे 3 का डिडक्शन दिया था, तो इसका मतलब मेरा अंडर कंपनसेशन कितना है, 2 लाख रुपए। इसका मतलब ये 2 लाख रुपए मैं ऑलरेडी ऑफर टू टैक्स कर चुका हूं डिपार्टमेंट को। अगर मैंने उसमें से 3 रिसीव किया तो 3 में से तो साहब 2 लाख में ऑलरेडी ऑफर टू टैक्स कर चुका हूं। कितना मुझे डिपार्टमेंट ने अलाउ किया था, 1 लाख रुपए। तो वो आप मुझसे उस पर टैक्स ले लो, तो 1 लाख रुपए मेरा 41(4) के हिसाब से टैक्सेबल इनकम है। और चूंकि मैंने यहाँ पे अपने पीएनएल में पूरा 3 लाख रुपए ही क्रेडिट कर दिया, तो उसमें से 1 लाख रुपए मेरा क्रेडिट होगा, 2 लाख रुपए हम माइनस कर देंगे। अच्छा, आई होप डियर आपको बात समझ आई, अच्छे से रिवाइज करें और सबको बाय।